हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रगति लेक्चर्स में। आज से हम यूट्यूब पर एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम यूथ कंपटीशन की जो बुक है केमिस्ट्री की, उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। यूथ कंपटीशन की जो बुक है ये वाली, इसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो जिसमें हम टोटली, चाहे वो टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, एलटी का हो, जीआईसी का हो या पॉलिटेक्निक का, किसी भी एग्जाम का जो भी क्वेश्चन इस वाली बुक में है, हम एक तरफ से सबका सॉल्यूशन देखेंगे। लेकिन हम शुरू बेसिक से ही करने वाले हैं, जहाँ से मतलब जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर हुआ और केमिकल बॉन्डिंग हुई, एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ, पीरियोडिक टेबल हुई आपकी, और केमिकल बॉन्डिंग हुई, ये ऐसे करके चैप्टर हैं। तो हम बेसिक से शुरू करने वाले हैं और उसी के आधार पर हम चैप्टर को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो मैं इसमें सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर को उठा रहा हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर को मैं उठा रहा हूँ यहाँ पे। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद हम फिर नेक्स्ट चैप्टर उठा लेंगे, पीरियोडिक टेबल उठा लेंगे या केमिकल बॉन्डिंग उठा लेंगे, ऐसे ही हम आगे चलते रहेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारा जो पहला क्वेश्चन है बोहर मॉडल का, पहला क्वेश्चन है हमारा, डी ब्रोगली समीकरण तथा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्रम से सही है। तो डी ब्रोगली इक्वेशन पूछी है और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पूछा है उन्होंने, तो आप तो बताना है कि कौन सा इनमें सही है। तो डी ब्रोगली जो इक्वेशन होती है वो होती है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन पी को हम एम बी लिख सकते हैं, मोमेंटम। तो इसी के बिहाफ पे आंसर हमारा ये हो जाएगा। और वैसे भी हम जानते हैं कि जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है वो क्या होता है। तो हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वो क्या होता है, वो होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई के। तो उसी के बिहाफ पे जो हमारा आंसर है वो कौन सा सही हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के कुछ मेन पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत जो क्या बताता है, वो कहता है कि जो हमारे पास सब पार्टिकल हैं, सब पार्टिकल, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी जो पोजीशन है, सब पार्टिकल्स की जो पोजीशन और जो मोमेंटम है उनको, उनकी पोजीशन और मोमेंटम का एग्जैक्ट फाइंड आउट करना, पोजीशन और मोमेंटम को एग्जैक्ट फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल है। हम इनकी पोजीशन और मोमेंटम को एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर सकते। तो ये जो इक्वेशन थी जो मैंने अभी लिखी थी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है वो पोजीशन में अनिश्चितता है, और जो डेल्टा पी है वो मोमेंटम में अनिश्चितता है। आगे हम इसे और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एच अपॉन 4 पाई। यहाँ से मैं अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालूँ तो वो हो जाएगी एच अपॉन 4 पाई डेल्टा पी। अब यहाँ से मैं लिख दूँ इफ़ डेल्टा पी इक्वल टू 0, अगर मैं पोजीशन मोमेंटम को 0 कर दूँ तो डेल्टा एक्स जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। मैं यहाँ पे जो है 0 रखूँगा इसकी जगह, तो 0 इन्फिनिटी आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं डेल्टा एक्स को 0 रख दूँ तो डेल्टा पी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एक एग्जाम में, आगे मिलेगा आपको। ये अगर मोमेंटम में जो अनिश्चितता है वो 0 है तो पोजीशन में जो अनिश्चितता है वो क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को लेकर, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आ सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर मोमेंटम और पोजीशन को छोड़ के और भी कहाँ हो सकता है, तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा ई जो है वो एनर्जी में अनिश्चितता है और डेल्टा टी जो है वो टाइम में अनिश्चितता है। तो एक ये रिलेशन भी है इसी का। उसके बाद एक रिलेशन और है, वो डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा फाई एच अपॉन 4 पाई, एक ये रिलेशन है। तो डेल्टा थीटा जो है वो अनिश्चितता किसमें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, और डेल्टा फाई जो है वो किसमें है, एंगुलर मोमेंटम में। जो अनिश्चितता किसमें है, एंगुलर मोमेंटम के अंदर। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये भी आप
याद रखें, ये भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलो, ये क्लियर हो गया होगा। मैं आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा क्लियर हो चुका होगा। तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत पे ही है। तो फर्स्ट जो ये जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली विद एक्यूरेसी। एक अभी मैं पीछे बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति मतलब पोजीशन एंड वेग एक साथ सटीकता के साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी ये वाली बात करेक्ट है। उसके बाद कह रहा है साइन इज ए वेव फंक्शन बट एज सच इट इज़ नो मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन रीजन। अब ये कह रहा है यहाँ पे, चलो मैं थोड़ा सा इसे बता देता हूँ। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात है ये। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है? देखो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर इट डिस्क्राइब, थोड़ा बड़ा लिखा जा रहा है यहाँ पे, डिस्क्राइब, समझ जाना, बोल मतलब आवाज़ से समझ जाना, अगर लिखने में समझ में ना हो तो। इट डिस्क्राइब द 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस। ये डिस्क्राइब करता है 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, इस वाली बात को। उसके बाद ये जो इक्वेशन होती क्या है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है? डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर, मतलब सारी एक्सिस में होती है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर। उसके आगे प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी। अब आगे लिखा जाएगा ई माइनस के वी, ये आएगा नहीं, यहाँ नहीं चलेगा, ई माइनस के वी और इक्वल टू 0, ई माइनस के वी इक्वल टू साई हो रहेगा, साई हो रहेगा, साई यहाँ पे ई माइनस के वी साई इक्वल टू 0। ये अब साई होता क्या है, एम क्या है, एच क्या है, ई क्या है और वी क्या है? यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं, आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चन भी, तो ये और देख लेते हैं। तो देखो ज़रा, अभी जो मैंने टर्म्स लिखी थी मैं उन्हें डिस्कस करता हूँ बारी बारी से। तो यहाँ पे जो साई जो होता है, साई वो क्या होता है? वो होता है वेव फंक्शन। क्या होता है? वेव फंक्शन, वेव फंक्शन। और उसके बाद जो एम होता है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद एच जो होता है, एच प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट। उसके बाद ई, ई ई जो होता है वो होता है टोटल एनर्जी, ई क्या है? टोटल एनर्जी। और वी जो है वो है तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये चीज़ें हैं। तो ये जो वी और ई के बारे में आगे पूछ भी रखा है, ई क्या है? ई टोटल है, वी पोटेंशियल है। ठीक है, एम मास है, एम मास है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसको लेके। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पहली बात जो थी वो तो क्लियर हो गई, और दूसरी था साइन। अब साइन जो है एक तरंग, एक वेव फंक्शन, ये वाली बात तो सही है, बट इस सच इज नो मेजर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द गिवन रीजन। जो प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन बताने की, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो साई स्क्वायर बताता है। क्या बताता है? साई स्क्वायर, साई नहीं। तो ये वाली बात भी सही है जो लिखी हुई है। तो इसके भी आपका दोनों आंसर इसके सही हो जाएंगे, मतलब दोनों आंसर। तो इसमें से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरह अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ईजी एनर्जी गैप। अब एनर्जी गैप समझने के लिए या तो आप इसे डायरेक्ट समझ सकते हैं। अब जो वैल्यू ऑफ बैंड एनर्जी गैप है, जो वैल्यू ऑफ बैंड एनर्जी गैप डिटरमाइंस, ये क्या बताती है? डिटरमाइन प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्शन। द एनर्जी गैप कितना है उसके आधार पर तुम कंडक्शन बता सकते हो कि वो किस प्रकार का कंडक्शन है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है, ये क्या है? वो
कंडक्टर है। अब ये जो होता है, ये जो तुम्हारे पास जो मेटल्स होती हैं उसमें जो एनर्जी गैप होता ही नहीं है। जो मेटल्स होती हैं आपके पास उसमें एनर्जी गैप होता ही नहीं है, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। अगर मैंने समझाऊँ सारे चीज़ों को, जो बैंड एनर्जी में, देखो ये इस तरीके से, और इसके बाद ये और ये, अगर मैं कंडक्टर के लिए बनाऊँ तो कंडक्टर के लिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है तुम्हारा कंडक्शन बैंड है, और ये यहाँ से यहाँ तक बैलेंस बैंड है। तो ये जो है ओवरलैप एरिया है, ओवरलैपिंग रीजन है। ठीक है, यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड। तो ये जो कंडक्टर होते हैं, यहाँ पे जो तुम्हारा एनर्जी गैप है वो बहुत ही मतलब होता ही नहीं है, ये मानो। तो जैसे कॉपर हुआ, Fe हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ठीक है, ETC, ये सारे इसमें आ जाएंगे। उसके बाद अब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर में जो तुम्हारा एनर्जी गैप होता है वो तुम्हारा एनर्जी गैप जो होता है सेमीकंडक्टर में, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ठीक है, तो जैसे सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, ठीक है, गैलियम हुआ, ये तुम्हारे जितने भी हैं ये सब सेमीकंडक्टर होते हैं। और इसमें एक बात जो आपको याद रखनी है, वो जो एनर्जी गैप होता है, Eg की जो वैल्यू होती है, Eg की जो वैल्यू होती है, Eg की सिलिकॉन के लिए वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और Eg की जो वैल्यू होती है जर्मेनियम के लिए वो होती है 0.7 वोल्ट, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये उसके बाद हम बात करेंगे इंसुलेटर की। इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में जो एनर्जी गैप होता है वो ज़्यादा होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी। इंसुलेटर में ये कंडक्शन बैंड हो गया, उसके बाद ये एनर्जी हो गई, एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और ये तुम्हारा बैलेंस बैंड हो गया। ठीक है, ये इंसुलेटर की कहानी है। ठीक है, इसमें डायमंड आ जाएगा या वुड आ जाएगा। तो इसका मतलब हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं, जो एनर्जी गैप है वो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी गैप है वो इंसुलेटर में है। उसके बाद उससे कम सेमीकंडक्टर में है, और सबसे कम कंडक्टर में। अब इसी के बिहाफ पे हम बताएंगे। अब पूछ कर आए क्वेश्चन कर आए कि एनर्जी गैप के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते हुए क्रम में मतलब सबसे कम, तो सबसे कम अब हमें देखना है कि मेटल कौन है, सबसे कम मेटल का हुआ। तो इसमें मेटल कौन है, टिन मेटल है 4, तो 4 नंबर सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो मैं अभी बताया था, सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, सबसे कम। अब सिलिकॉन जर्मेनियम का 0.7 था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया था, तो जर्मेनियम कौन से नंबर पे, 3 पे। ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन 2 नंबर पे, उसके बाद कार्बन 1 नंबर पे। तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन, डी इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, 4 3 2 1, डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन कि जो एनर्जी गैप होता है वो सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है इंसुलेटर में, उस सबसे ज़्यादा इंसुलेटर में, सॉरी, और सबसे कम जो होता है वो होता है कंडक्टर में। किसमें होता है सबसे कम, कंडक्टर में। क्लियर होगा वो क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, हो ही जाएगा इजीली। तो डी ब्रोगली इक्वेशन हम देखते ही बता सकते हैं, ये वाली है यहाँ से, डी ब्रोगली इक्वेशन ये है। उसके बाद हाइजेनबर्ग वाला जो वो ये है। उसके बाद परमिटिविटी फैक्टर वो ये हो जाएगा अपना, और जो बोहर इक्वेशन है वो ये हो जाएगी। तो ए का जो है वो 4 ऑप्शन है, ए का 4 तो 3 में है, सेकंड काट दो, ये काट दो, डी काट दो इसमें। अब ए का 4 हो गया। बी का देखो, बी हाइजेनबर्ग वाला देख लो, सी का है आपका, सी का पहला, अब सी का पहला 2 में, इसका मतलब सेकंड भी काट दो, सेकंड भी कट के फर्स्ट हो दो। बी वाला देखो, बी वाला
बी वाला जो है, बी का जो ऑप्शन है बोर इक्वेशन, बी का थर्ड, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे, ये इजी क्वेश्चन था, आराम से हो गया। उसके बाद अब देखो ये फिर श्रोडिंगर का आ गया। अब श्रोडिंगर में श्रोडिंगर इक्वेशन हमें लिख के दिए इस बार, श्रोडिंगर इक्वेशन। अब श्रोडिंगर इक्वेशन अब ये कह रहा है कि इसमें किसको पूछ रहा है, डेल स्क्वायर। अब डेल स्क्वायर को पूछ रहा है, तो ये होता है लाप्लासियन ऑपरेटर। ये क्या होता है, लाप्लासियन ऑपरेटर, ये पहला, ये तो इजीली है, नॉर्मली आप समझ गए होंगे इसे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड द वेव करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से किसके प्रायोगिक रूप से इलेक्ट्रॉन के तरंग चरित्र का सत्यापन किया जाता था। तो ये भी आप इजीली याद रख सकते हैं, डेविएशन और जर्मर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये कराएगी द वेव नंबर ऑफ द लाइट एमिटेड बाय द सोर्स इज 4 into 10 की पावर 6 मीटर इन द बीच ऑफ द फॉलोइंग, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वेवलेंथ। और वेवलेंथ पूछिए, वेव नंबर दिया है, वेवलेंथ पूछिए, वेव नंबर दिया, तो ये तो इजी है। तो वेव लेंथ पूछिए, वेव नंबर दिया है, तो वेव लेंथ जो होती है वो 1/, वेव नंबर होता है, वेव नंबर। तो यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं 1/, वेव नंबर कितना है, 4 into 10 की पावर 6। उसके बाद इसे सोल्व करो, 4 से डिवाइड करो 1 को, ये आ जाएगा तुम्हारा 0.25 into 10 की पावर -6। अगर मैं इसे ऊपर लेके जाऊँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऊपर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 की पावर। अब आंसर है नैनोमीटर में, तो नैनोमीटर 10 की पावर -9। अब कैसे करोगे, देखो माइनस में हमें पावर बढ़ानी है, तो फिर क्या करना है, इसे इधर कर लो। अगर मैं इसे 25 कर दूँ इंटू 10 की पावर, अब 25 मैंने करा है, तो इसका मतलब पावर और माइनस में चली जाएंगी, तो ये हो जाएंगे 8 पावर। उसके बाद अगर मुझे 9 करनी है, क्योंकि नैनोमीटर में चाहिए, 250 कर लिया मैंने, तो अब मुझे पावर कितनी हो जाएंगी, -9। अब 10 की पावर 9 क्या है, नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, तो 25 नैनोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये तो 25 नैनोमीटर, 250 नैनोमीटर, सी, सॉरी 25 बोलने के लिए, तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, तो इसमें बस यही याद रखना था, जो वेव लेंथ होती है हमारी, वो 1/, वेव नंबर क्या होती है, या वेव नंबर होता है 1/, वेव लेंथ। यही छोटी सी बात थी, और कुछ नहीं है इसमें। क्लियर। उसके बाद ये कह रहा है, इट इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पिन, ये मतलब श्रोडिंगर समीकरण, तरंग समीकरण के संदर्भ में यह केवल स्पिन क्वांटम संख्या के बारे में बताता है। नहीं, स्पिन क्वांटम संख्या के बारे में नहीं बताता, बाकी 3 क्वांटम संख्या के बारे में बताता है। तो ये गलत हो जाएगा, पहला हमारा फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इट इज़ गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रिंसिपल, इट इज़ इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रिंसिपल सेकेंडरी एंड मैग्नीट्यूड क्वांटम नंबर। हाँ, ये सही है, तो 3 क्वांटम नंबर के बारे में बताता है श्रोडिंगर इक्वेशन, बस 1 क्वांटम नंबर के बारे में नहीं बताता है, वो नहीं बताता स्पिन के बारे में। बाकी प्रिंसिपल हो या अजीमुथल हो या फिर मैग्नेटिक हो, सबके बारे में बताता है, लेकिन स्पिन के बारे में नहीं बताता। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो ओनली टू ये हो जाएगा, ओनली टू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यही क्वेश्चन, ये था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वी स्टैंड फॉर। अब इसमें वी बताना है, वी क्या है, वी बताना है, क्या बताना है, वी बताना है। वी मैंने बताया ई टोटल एनर्जी, ई टोटल एनर्जी थी, ठीक है, और वी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है। अब जीआईसी का क्वेश्चन है 2015 का, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, ये मैं पीछे बता चुका हूँ आपको कि जो ई है, मतलब एम जो है वो मास था, ठीक है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, और जो ई है वो टोटल एनर्जी है, ई टोटल एनर्जी है, और जो तुम्हारा वी है वो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी है,
ठीक है, और साई जो है वो वेव फंक्शन है। क्लियर है? नेक्स्ट चलो, अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि नाइट्रोजन परमाणु में 3 परमाणु अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को किसके द्वारा समझाया जाता है। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को, क्या इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है या नहीं है, कौन समझाता है, तो ये समझाता है हुंस रूल। हुंस रूल ही बताता है इस चीज़ को। अगर आप नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन N7 की बात करूँ तो यहाँ से 1s2 2s2 और 2p3, तो नाइट्रोजन में जो p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अब वो के अकॉर्डिंग लिख दिया। लेकिन अगर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो उसे हुंस ही बताता है कि पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से, पहले इस तरीके से भरा, उसके बाद ही पेयरिंग करनी है। जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो ये हुंस रूल बताता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, हुंस रूल। क्लियर है? बहुत ईजी था ये तो। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन यद्यपि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है किंतु उसके पथ की त्रिज्या स्थिर न होकर। अब ये कह रहा है कि पथ की त्रिज्या स्थिर नहीं है, पथ की त्रिज्या स्थिर न होकर अधिकतम व न्यूनतम मानों के मध्य परिवर्तित होती है। मतलब कभी अधिकतम कभी न्यूनतम, ऐसे प्रस्तावित किया था। अब एक ही, क्योंकि बाकी सब में ऐसा नहीं था, एक ही था एक ऐसा एटॉमिक मॉडल जिसमें ऐसा होता था, तो वो था समरफील्ड का। ठीक है, उसमें इस तरीके से होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एक इलेक्ट्रिकल लूप में जो है मोशन करता है। क्लियर हो गया होगा? तो समरफील्ड जो तुम्हारा, समरफील्ड वाला जो तुम्हारा ऑर्बिट वो है मॉडल, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रिकल शेप में। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी बहुत है। ये कह रहा है यहाँ पे द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। अब रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज अपॉन मास, चार्ज अपॉन मास, चार्ज अपॉन मास। स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज अपॉन मास। अब चार्ज अपॉन मास, अब मैं प्रोटॉन की बात करूं, प्रोटॉन क्या होता है? अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, प्रोटॉन जो होता है तुम्हारा वो होता है H+, और जो तुम्हारा अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण, ठीक है, वो क्या होता है? वो होता है तुम्हारा हीलियम का न्यूक्लियस, 2 He2+, ये तुम्हारा अल्फा पार्टिकल होता है। अब मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूं, मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये हो जाएगा 1 AMU, और अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो ये हो जाएगा 4 AMU। ठीक है, 4 AMU हो जाएगा। अब उसके बाद, अब ये वाली बात याद रखना, ये मैं रख कर रहा हूँ, मतलब प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन का जो मास है 1 AMU, और जो अल्फा पार्टिकल से उसका जो मास है 4 AMU, तो आपको याद भी होगा, ये तो बेसिक ही है। उसके बाद अब क्या होगा, अब जैसे ही मैं निकालूंगा, देखो यहाँ से इसका स्पेसिफिक चार्ज, दोनों का रेशियो निकालना, तो ऊपर प्रोटॉन रखना, नीचे अल्फा पार्टिकल रखना। तो देखो अगर इसका चार्ज 1 और इसका मास भी 1 अपॉन अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो कितना है 2, और इसका मास 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 1 नीचे 2/4, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4/2 इसे कट करो तो ये आ जाएगा 2/1, 2/1, 2/1। तो 2/1 देख लो कौन से ऑप्शन में, 2:1। तो 2:1 जो है आपका, 2:1 जो है आपका पहले ऑप्शन में। समझ गए होगे? इसमें जो स्पेसिफिक चार्ज आपको याद रखना है, स्पेसिफिक चार्ज जो निकालोगे वो होता है चार्ज अपॉन मास। तो जिसका भी आपको स्पेसिफिक चार्ज निकालना, उसका चार्ज ऊपर रखो, जो भी चार्ज है, जैसे प्रोटॉन का था 1 चार्ज, तो हमने ऊपर रख दिया, और उसका मास भी कितना था 1, और हमसे रेशियो पूछा गया था, अल्फा पार्टिकल का चार्ज था 2 और मास था 4। जैसे हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आया था 2:1। क्लियर है? उसके बाद अगला ये कह रहा है वो पोस्टुलेट दैट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एटम इज क्वांटाइज। अब ये जो कह रहा है यहाँ पे, देखो क्या है, अब मैं बोहर
बोहर एटॉमिक मॉडल का जो एक पोस्टुलेट है वो बता रहा हूँ। इस बोहर एटॉमिक मॉडल में जो एक पोस्टुलेट है उसमें कहता था एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। ये जो एंगुलर मोमेंटम ये बोहर वाले एटॉमिक मॉडल में ही है, और ये होता है एम बी आर इक्वल टू NH/2 पाई। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बोहर का, नील्स हेनरिक डेविड बोहर, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। टीजीटी का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्लियर? सेकंड ऑप्शन क्लियर होगा ये, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 पाएंगे। अगर अब निम्नलिखित में से कौन सा कहते हैं सही नहीं है, मतलब इनकरेक्ट बताना है हमें। क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है हमें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देख रहा है कि बोहर्स मॉडल ऑफ एटम्स फेल ऑफ एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, बिल्कुल सही बात है। मतलब बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए था, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं था, ये तो सही है। उसके बाद बोहर का परमाणु मॉडल जीमैन प्रभाव को नहीं समझा पाता, जीमैन को भी नहीं समझा पाता, स्टार्क को भी नहीं समझा पाता, दोनों इफेक्ट को नहीं समझा पाता, ना जीमैन को ना स्टार्क को, तो ये भी सही है। और नीचे में जीमैन स्टार्क लिखा ही हुआ है, तो ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद बोहर का परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन को कण और तरंग के रूप में मानता है, नहीं, तरंग के रूप में नहीं मानता, कण के रूप में कंसिडर किया था इसने, तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, इसमें गलत ही पूछा हुआ है, तो 4 ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो जो तुम्हारा 4 ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, वो तुम्हारा करेक्ट टीजीटी का क्वेश्चन है, टीजीटी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है निम्नलिखित में किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर जो होता है, अब देखो जैसे तुम्हारे पास एटम है कोई भी, यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं तुम्हारे वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे। अब उसने पूछा है कि एटॉमिक नंबर जो होता है किसी भी एटम का, जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो नाभिक के प्रोटॉन, ये लिख दिया नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या, तो ए ऑप्शन इसमें टिक रही है, यही इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? जो एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इसमें क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है? तो इसका जो है वो फर्स्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। क्लियर है? उसके बाद लास्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कह रहा है एच साई ई साई में साई संकेत श्रोडिंगर के तरंग समीकरण में एच साई और ई साई में साई संकेत प्रदर्शित करता है। तो साई जो होता है वो होता है एम्पलीट्यूड ऑफ द स्फेरिकल वेव, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन हमने आज डिस्कस करें वो सब समझ में आ गए होंगे। पहली क्लास है, नेक्स्ट क्लास से और भी चीज़ें और अच्छी होने वाली हैं, तो ठीक है फिर, थैंक यू।